हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। मेरा नाम अंजलि है। ये कहानी मेरे घर की नौकरानी की है जो हमारे घर में काम किया करती थी। वो 16 साल की उम्र में ही हर एक साल बाद जुड़वा बच्चे को जन्म देती थी, जबकि उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वह तो अभी तक कुंवारी थी जब मेरी माँ उससे पूछती थी कि बताओ ये पाप किसने किया है और ये पाप किसके नाम का है, तो वह नौकरानी रोते हुए मेरे पिताजी पर इल्जाम लगाती थी। और जब पिताजी से मेरी माँ पूछती थी तो पिताजी कहते कि ये सब झूठ है और इस नौकरानी को बहुत डांट भी लगाते थे कि तुम किसी का गुनाह छिपाने के लिए मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो। तब नौकरानी दबाव में आकर कहती, साहब जी सच कह रहे हैं, मैंने उन पर इल्जाम ही लगाया था। इस बार हमारी नौकरानी फिर से गर्भवती हुई तो मेरी माँ ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया, क्योंकि वह फिर से मेरे पिताजी पर इल्जाम लगाने वाली थी। एक दिन मैं अपने एक फ्रेंड के साथ उस नौकरानी के घर चली गई, मगर उस नौकरानी की हालत देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि वह तो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। मुझे उस पर बहुत तरस आया। मैं उसको अपने साथ अस्पताल ले गई, मगर उस वक्त मेरी रूह कांप गई। जिस वक्त डॉक्टर ने पुलिस को बुलाया, मैं आज जब कॉलेज से घर आई तो मेरी नौकरानी, जिसका नाम जानवी था, उसकी चीखें सुनकर मेरा दिल दहल गया था, क्योंकि मेरी माँ उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल रही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और उसे गिरते हुए अपने हाथों से संभाल लिया था। माँ किसी पर भी ऐसे कैसे जुल्म कर सकती है? ये कौन सा तरीका है? और कहाँ कन्हैया है? मैंने अपनी माँ को घूरते हुए उनसे सवाल किया तो वो चीखने चिल्लाने लगी कि बस अब बहुत हो गया। मैं इस लड़की को बिल्कुल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और न ही अपने घर में अब और रख सकती हूँ, क्योंकि इसने आज तो हद ही कर दी है। इसने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने का सोच लिया है। ये मनहूस तो जिस थाली में खाती है उसी में छेद करने चली थी। जा निकल जा यहाँ से, इस घर से और हमारी जिंदगी से भी। माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। मैंने कहा, माँ आखिर इस बेचारी का क्या कसूर है? मैंने माँ को गंभीर नजरों से देखते हुए कहा तो वो कहने लगी, बेटा तू नहीं जानती है इन लोगों ने कैसे कैसे खेल खेल कर हम अमीरों के सर अपना बोझ डाल देते हैं, और बस इससे आगे मैं तुझे नहीं बता सकती। मैं नाराज होकर अपने कमरे में चली गई थी। मैं सोच रही थी आखिर उस लड़की का क्या कसूर था। मैं बिल्कुल ही इस चीज से अनजान थी। मैंने छुपकर माँ और घर के बाकी नौकरों की बातें सुनने की कोशिश की, मगर वह किसी बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। आखिर क्या बात थी इस वक्त भी? माँ मुझे उस बात की भनक तक नहीं लगने देती थी, और आज भी माँ का बर्ताव वही है। मुझे बहुत फिक्र होने लगी थी। वो मासूम लड़की जानवी ऐसा भी क्या करती है? मुझे अपने घर के और बाकी नौकरानियों से पूछताछ करनी होगी। शायद कोई रास्ता निकल आए ताकि मैं उस लड़की की मदद कर सकूं, क्योंकि वो गरीब अपनी माँ की जगह इस घर में बचपन से ही काम करती थी। अगले ही दिन जब एक नौकरानी मेरे कमरे में आई तो मैंने उससे कहा, सुनो, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। वह नौकरानी कहने लगी, जी छोटी मालकिन बोलिए, क्या बात है? मैंने कहा, तुम तो अच्छे से जानती हो कि मैं अपनी माँ जैसी खड़ूस बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे तुम ये बताओ, जानवी को इस घर से क्यों निकाला गया? तो वो नौकरानी मेरी बातें सुनकर घबराते हुए मुझसे नजरें चुराने लगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो नौकरानी कहने लगी, छोटी मालकिन, जानवी ने पहले भी 2 बच्चों को जन्म दिया है और अब वो फिर सगर्भपात है, जबकि वह कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई है और अभी उसकी उम्र भी बहुत कम है। वह नाबालिग लड़की है और छोटी मालकिन वो घर के ही किसी नौकर के साथ मुंह काला करवा कर आई है। उसकी बात पर मैं चौंक पड़ी और मेरा तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था। मैंने उसे कहा कि तुम जाओ और किसी को भी इस बारे में मत बताना कि मैंने तुमसे जानवी के बारे में पूछा था। वो नौकरानी तो वहाँ से चली गई थी, मगर मैं बेहद बेचैन होने लगी थी। ये सब कैसे हो सकता था? हालांकि मेरी उम्र और उस लड़की की उम्र में 4 साल का अंतर था। वह मुझे दीदी कहकर पुकारना थी। खैर, माँ के डर की वजह से मैंने अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाया हुआ था। उन दिनों मेरी कॉलेज में एक बहुत ही अच्छे और पढ़े लिखे लड़के के साथ दोस्ती हो गई थी, जो बहुत ही समझदार लड़का था। वह हमेशा से ही दुनिया में होने वाले जुल्म और सितम और गलत के खिलाफ था। वह किसी पर जुल्म होते नहीं देख सकता था। जब वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता था तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसी सोच रखते हैं और जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं।
धीरे धीरे हमारी दोस्ती और गहरी होती चली गई। और एक दिन जब मैंने उसे न्यूज चैनल पर देखा तो मैं उसे देखकर हैरान हो पड़ी कि ये तो वही लड़का सतीश है। अगली सुबह कॉलेज में मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम अब न्यूज चैनल पर भी आने लगे हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। सतीश मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगा और बताने लगा कि असल में वह चैनल उसके चाचा का है और पहले भी वो कई बार उस चैनल पर प्रोग्राम कर चुका है। सतीश ज्यादातर औरतों के साथ हुए जुल्म पर बात किया करता था, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन सतीश को ऐसे केस मिल ही जाते थे। मैं एक दिन कॉलेज से वापस घर लौट रही थी तो अचानक मुझे बाजार में जानवी नजर आई। मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। सोचा कुछ देर उससे बातचीत तो कर लूं। काफी वक्त गुजर गया है, मैंने तो उसे पलट कर देखा भी नहीं है। उसके और मेरे बीच बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी थी। उसको नहीं पता था कि मैं उसके पीछे हूँ। जानवी अपने घर में दाखिल हुई तो मुझे बहुत ही हैरत होने लगी। उस बेचारी का घर तो इतना छोटा था कि घर में 2 चारपाई और जरूरत के मुताबिक कुछ सामान थे। मैं तो सोच के हैरान रह गई कि ये लोग कैसे अपनी जिंदगी का गुजारा करते होंगे। इतनी गर्मी और ऊपर से छोटा सा घर। मेरा नजर जैसे ही सामने उस चारपाई पर पड़ी तो मैं दंग रह गई थी। शायद वो उसकी बूढ़ी माँ थी जो लगातार खासे जा रही थी। थोड़ी देर भी उन्हें आराम नहीं आ रहा था और जानवी उनकी देखभाल में लगी हुई थी। कभी उन्हें पानी पिलाती तो कभी उनकी कमर सहलाती हुई नजर आती थी। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जो कुछ मैं आज देख रही थी। क्या यही सच था या जो कुछ उस दिन घर में हुआ वो सच था, क्योंकि उस दिन का मंजर तो कुछ और ही साबित कर रहा था। मगर यहाँ तो उस बेचारी के हालात देखकर कुछ और ही सामने आ रहा था। जैसे ही मेरी नजर जानवी के पेट पर पड़ी तो मैं दंग रह गई थी। मेरी तो आंखों में पानी आने लगी थी। वो तो सच में प्रेग्नेंट थी। जब मैंने जानवी को आवाज दी तो उसने घबराकर पीछे देखा और बोली, छोटी मालकिन आप यहाँ मेरे घर में। मैंने कहा हाँ, तो क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? तब वो बोली, आ सकती है, जरूर आ सकती है। फिर जानवी मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई और अपने हाथ से मुझे पंखा ढोलाने लगी। कहने लगी कि छोटी मालकिन, इतनी गर्मी में आप यहाँ क्यों चली आई हैं? मुझे तो लगा आप भी मालकिन की तरह मुझे ही कसूरवार समझती होंगी। क्या आपको लगता है मैंने उस घर के नौकर के साथ कुछ गलत किया होगा? मैंने हैरानगी से उसके पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि फिर ये क्या है? तो वो हंस पड़ी और बोली, हाँ ये सच है, मैंने इससे पहले भी 2 बच्चों को जन्म दिया है। उसकी बातें सुनकर मैं तो हैरान ही रह गई थी कि ये 17 साल की कुंवारी लड़की किन चक्करों में पड़ गई थी। जानवी कहने लगी, आप एक बार मेरी माँ की उस हालत पर नजर डालिए। क्या आपको नहीं लगता मैं बहुत मजबूर भी हो सकती हूँ? मैं फिर से हैरान थी। उसकी आंधी अधूरी सी बातें सुनकर ना जाने वो मुझे किस बात का इशारा देना चाह रही थी। मैंने पूछा कि मैंने सुना है कि तुमने घर के ही किसी नौकर के साथ ये गुनाह किया है। मेरी आंखों में हजारों सवालात थे। वह मेरी बात सुनकर बोली, हाँ, हम गरीब और कर भी क्या सकते हैं? हमें तो आदत है जुल्म सहने की, मगर सच्चाई आप जैसे लोग सह नहीं सकते। मुझे तो लगा था आप मेरे दुख में शामिल होने आए हैं, मगर आपके दिल में भी वही सब कुछ है। आखिर आप भी तो उन्हीं अमीरों का खून है। मैंने उसे रोते हुए देखा तो कहा, जानवी बात ये नहीं है, यहाँ मैं इस इरादे से बिल्कुल भी नहीं आई हूँ कि तुम्हें इल्जाम लगाऊं। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी और ना ही तुमको कोई दुख पहुँचाने यहाँ आई हूँ। ये सारी हकीकत मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। जानवी ने कहा, आप जानना चाहती हैं ना, तो आप सब्र करिए, वक्त और हालात आपको सारी सच्चाई बता देंगे। अभी ये सही वक्त नहीं है, क्योंकि हकीकत जानने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुँचे, मैं हरगिज ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। आप तो जानती है हमारी दोस्ती मालिक और मालकिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो शुरू से ही आपको और मुझे दूर करना चाहते थे, मगर कुदरत ने हमारा साथ, हमारी दोस्ती इसी वजह से रखी होगी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। जानवी की आंधी अधूरी बातें मुझे बहुत परेशानी में डाल रही थी। मैं जब चुपचाप खामोशी से जाने लगी तो अचानक मुझे पीछे से एक जोरदार आवाज आई। मैंने पलटकर देखा तो मैं चीख पड़ी। जानवी एकदम चक्कर खाकर नीचे जमीन पर गिर पड़ी थी। वह दर्द से चिल्ला रही थी और फिर वो बेहोश हो गई। मैं भागकर उसके पास गई और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी कि जानवी अपनी आंखें खोलो। मैं उसे पुकार रही थी, मगर उसे तो बिल्कुल भी होश नहीं था।
वह बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। मेरा दिल बहुत घबराने लगा था। उसकी बूढ़ी और बीमार माँ सोई थी। मैं जानवी को अस्पताल लेकर चली गई, लेकिन मुझे बहुत ही डर लग रहा था कि अगर ये बात मेरी मम्मी तक पहुंच गई कि मैं यहाँ आई थी तो वह मुझे जान से ही मार देंगी। तब अचानक मुझे सतीश का ख्याल आया। वही मेरा दोस्त था जो इस वक्त मेरी मदद के लिए आ सकता था। मैंने उसे कॉल किया और उसे अस्पताल का पता बताया जहां मैं जानवी को ले जा रही थी। जैसे ही मैं अस्पताल पहुंची, उधर से सतीश भी आ गया। तब जाकर मुझे थोड़ा सुकून आया था। अब मैं अकेली नहीं थी। सतीश घबराते हुए मुझसे पूछने लगा, क्या बात है ऐसे? अचानक वो भी यहाँ इस अस्पताल में, सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने उसे आंधी बात बता दी थी कि मेरी एक दोस्त है, उसकी हालत बहुत ही खराब है, इसीलिए उसे मुझे यहाँ लाना पड़ गया। तुम इस वक्त सब संभाल लो, बाकी मैं तुम्हें बाद में शुरू से आखिर तक पूरी कहानी बता दूंगी। हम दोनों ने ही एक एक डॉक्टर के आगे हाथ पैर जोड़े, मगर सभी ने इनकार कर दिया था क्योंकि जानवी की हालत बहुत ही नाजुक थी और कोई डॉक्टर भी उसका केस लेने को तैयार नहीं था। सतीश ने फौरन वहाँ पर मौजूद अपनी जान पहचान के डॉक्टर को देखा तो हमें कुछ तसल्ली हुई और उसने फौरन ही उस डॉक्टर से बात की। उसने बहुत मुश्किल से ये केस लिया था। हमें डॉक्टर ने यही बताया कि इसकी हालत बहुत नाजुक है, हमें फौरन ही उनका ऑपरेशन करना होगा। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं और सतीश तो डरने लगे थे। मैंने डरते हुए कहा, आप कैसे भी करके इस वक्त ये ऑपरेशन कर दीजिए। वो कहने लगे, इस लड़की का पति कहाँ है जो कि इन पेपर्स पर साइन करेगा? मैं तो फिर से चौंक पड़ी थी। अब इस बच्चे का बाप कहाँ से लाऊं? मगर उस पर दीप ने बिना सोचे समझे ही उन पेपर्स पर साइन कर दिए थे। हम दोनों के पास उस वक्त और कोई रास्ता भी तो नहीं था। हमें उस वक्त सिर्फ जानवी की जान बचानी थी। जानवी ने पहले भी ऑपरेशन से 2 बच्चों को जन्म दिया हुआ था और इस बार भी जानवी ने अपनी जान पर खेलकर 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, मगर उसकी की हालत बहुत ही नाजुक थी। वह बेचारी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। इस दौरान मैंने सतीश को सारी बात बता दिया। सालों पहले उस लड़की की माँ हमारे घर में नौकरी करती थी और फिर वो बीमार रहने लगी। तभी वह अपनी बेटी जानवी को काम के लिए हमारे घर ले आई थी। माँ और पिताजी भी उस पर तरस खाकर उसे पैसे दे दिया करते थे। दिन यूं ही गुजरते चले गए। मेरी और जानवी की अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों साथ ही मिलकर हंसी खुशी रहते थे और मैं कभी कभी रात को उसे अपने घर भी रोक लिया करती थी। उसकी मासूम बातें मुझे बेहद अच्छी लगती थी। वो जब 17 साल की हुई और मैं 19 साल की थी, अब मैं अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे रही थी। जानवी से मेरी मुलाकात बहुत कम होती थी। अचानक उन्हीं दिनों मेरी माँ का रवैया जानवी को लेकर बदल गया था। अब वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और न ही उसकी मौजूदगी घर में बर्दाश्त करती थी। मगर अपनी माँ की बीमारी के बाद जानवी उनकी जगह हमारे घर में ही काम करती थी क्योंकि पिताजी ने उसे इजाजत दे दी थी। माँ खामोश थी, मगर वह मुझे भी बार बार जानवी से दूरी बनाकर रखने को कहती थी। और फिर जानवी ने कुछ ऐसे काम किया कि सब कुछ बदल गया। वह शादी होने से पहले ही बिना पति के गर्भपात हो गई थी। माँ ने उसे बदचलन कहा और उसे घर से निकालने लगी थी। मगर फिर जानवी के माफी मांगने पर माँ ने उसे दोबारा काम पर रख लिया था। मेरी माँ को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। मम्मी का व्यवहार अब जानवी के साथ बहुत बुरा हो गया था। मगर फिर से 2 साल के बाद जब जानवी को धक्के मारकर माँ ने घर से निकाला था तो मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी। मगर हैरत की बात थी कि माँ ने पहले की तरह इस बार भी मुझे इस मामले से बिल्कुल अनजान रखा। मेरे पिताजी उन दिनों शहर से बाहर गए हुए थे, वरना वो होते तो कभी भी जानवी पर ये जुल्म न होने देते। इतनी ही देर में डॉक्टर आ चुकी थी। कहने लगी, जानवी को होश आ गया है, वह सबसे पहले किसी अंजलि से मिलना चाहती है। मैं जानवी से मिलने अंदर चली गई थी। अंदर जाते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वह लड़की जानवी, जिसकी सांस बुरी तरह फूल रही थी और उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी, उसे देखकर मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कने लग गया था। वो शायद अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, वो बस कुछ ही देर की मेहमान थी। मुझे तो डर लगने लगा था कि अब ना जाने क्या होने वाला है। वह मुझसे बस इतना ही कह पाई थी कि मेरे बच्चों की हिफाजत करना। वो शख्स कौन था जिसने जानवी के साथ ये हरकत की थी,
और इतनी कम उम्र में उसे इस हालत तक पहुंचाया था। इन सबका जिम्मेदार कौन था? उन आखिरी समय में मेरे और जानवी के बीच जो कुछ बातचीत हुई, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अब मुझे सब समझ आ रहा था। बचपन से ही जानवी के साथ मेरे घर में जो कुछ होता आया, उसके पीछे क्या वजह थी? मैं जानवी को तसल्ली देने लगी थी। मेरी आंखों में आंसू ही आंसू थे। मैंने कहा, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और ये बताओ, वह तुम्हारे पहले वाले 2 जुड़वा बच्चे कहाँ है? जल्दी बताओ। जानवी ने मुझे उस वक्त जो कुछ बताया, मैं तो ये सब कुछ सुनकर सदमे में आ गई थी। मेरी आंखों में आंसू थे और मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं इसमें धंस जाऊं। फिर कुछ ही देर में जानवी की आंखें बंद होने लगी थी। वह जोर जोर से सांस ले रही थी और देखते ही देखते वो हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चली गई थी। मैं चीखती ही रह गई थी। वहाँ सभी डॉक्टर भागे चले आए थे और जानवी को एक सफेद कपड़े से बांध दिया गया था। मैंने और सतीश ने जैसे तैसे करके जानवी के क्रियाकर्म का बंदोबस्त कराया और जब उसकी माँ को जानवी के मौत का पता चला तो वह ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी। ये खबर सुनते ही वह बेचारी भी इस दुनिया से चली गई। सतीश और मैंने उन माँ बेटी का क्रियाकर्म किया। जानवी की कही हुई वो बातें मुझ पर क़यामत ढा रही थी। मैंने सतीश को सारी बात डिटेल से बता दी थी। अब वही एक ऐसा इंसान था जो मेरी मदद कर सकता था। मैंने और सतीश ने मिलकर बहुत बड़ा प्लान बनाया और मीडिया में ये खबर आम कर दी कि हमारे शहर में 117 साल की नौकरानी के साथ होने वाले जुर्म के खिलाफ आवाज हम सबको उठानी ही पड़ेगी, ताकि कभी भी किसी कम उम्र गरीब औरत के साथ ये जुल्म ना हो सके जो सालों से होते आ रहे हैं। हम इस नौकरानी के गुनाहगार को जल्द ही सख्त से सख्त सजा दिलवाकर ही रहेंगे और उसकी दास्तां हम सरेआम करके दिखा देंगे। और फिर देखते ही देखते सब कुछ मीडिया पर तेजी से फैल गया था। मैं जैसे ही घर पहुंची तो सबसे पहले मुझे खबर मिली कि पिताजी घर लौट आए हैं, मगर दूसरी तरफ मुझे खुशी की जगह जानवी के जाने का गम लगा हुआ था। मैं सबसे पहले पिताजी के कमरे में जाकर उनसे मिलने की कोशिश की। मैंने आज फिर मम्मी और पिताजी को झगड़ते हुए देखा था। जब मम्मी ने मीडिया का नाम लिया तो पापा ने उन पर बहुत ही गुस्सा किया। आखिर वो दोनों किस बात को लेकर इतनी बहस कर रहे थे? मुझे देखते ही माँ और पापा खामोश हो गए थे और मुझे पापा ने अपने गले से लगाया और खूब प्यार किया। मैंने दूसरे ही दिन सतीश को फोन किया और सबसे पहले मैं अपनी मामा के घर चली गई थी। वहाँ जाते ही मैंने अपनी मामा की बहू से मिलने की कोशिश की तो सभी हैरान हो गए कि यह आज अचानक से क्यों मिलने आ गई है। जब मैंने कहा कि मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है, तब मामा ने मुझे उनसे मिलने की इजाजत दे दी थी और मैंने सतीश के साथ जैसे ही उससे मुलाकात की और जानवी के दोनों जुड़वा बच्चों के बारे में सारी मालूमात ली, जो कि अब उसके पास रह रहे थे क्योंकि वह बांझ थी और उसने उन दिनों बच्चों की जिम्मेदारी ले ली थी। सतीश ने उसकी सारी ही रिकॉर्डिंग अपने फोन में सेव कर ली थी और हम दोनों ने उनकी इजाजत लेकर उन बच्चों के खून के सैंपल लेकर वहाँ से चल पड़े थे। उसके बाद हम जैसे ही अस्पताल पहुँचे तो वहाँ हमने पहले ही जानवी के पैदा होने वाले बच्चों के खून के सैंपल अस्पताल वालों की इजाजत से ले लिए थे और उन सब के टेस्ट करवाए। अब इंतजार था तो सिर्फ उनकी रिपोर्ट मिलने का। और दूसरी तरफ मीडिया ने सभी चैनल पर जानवी और उसकी माँ के साथ हुए जुल्म की धूम मचा रखी थी और ये सब देखकर घर में मेरी माँ ने तांडव मचा रखी थी। माँ और पापा ने गुस्से में घर के तमाम ही नौकरों को नौकरी से निकाल दिया था और फिर एक दिन हमारी मुलाकात हमारे पड़ोसी से हुई। उनसे पूछताछ के बाद अब सारा सच खुलकर हमारे सामने आ गया था। दूसरी तरफ रिपोर्ट भी आने वाली थी जिनसे साबित होने जा रहा था कि वो चारों बच्चे आपस में भाई बहन हैं। पहले भी रीना ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और अब भी उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। मगर जब हकीकत मीडिया के सामने लाते हुए मैंने खुद अपना बयान दिया और सच्चाई खुद रोते हुए बताई कि मैं इस नौकरानी जानवी की बहुत अच्छी दोस्त थी। वह मेरे साथ बचपन से ही रह रही थी, मगर उसकी माँ की बीमारी की वजह से वो बहुत ही परेशान रहती थी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। जब उस बात का फायदा उठाकर उस आदमी ने जानवी से ज्यादती की और फिर अपना गुनाह छुपाने के लिए जबरदस्ती जानवी से शादी कर ली और जब उसने 172 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया तो बदनामी के डर से उसने सारा इल्जाम उस लड़की और अपने ही घर के किसी नौकर के सर कर दिया ताकि मामला रफा दफा हो जाए और उन बच्चों को अस्पताल से गायब करवाकर अपने ही रिश्तेदार को दे दिया था।
और जब फिर से वो लड़की प्रेग्नेंट हुई तब उस दौरान वो आदमी शहर से बाहर गया हुआ था और उन सबसे बिल्कुल अनजान था। और जब वो वापस आया तो सारा मामला उसकी समझ से बाहर जा चुका था, क्योंकि मीडिया पर खबर फैल चुकी थी और वो आदमी और कोई नहीं, मेरा ही अपना सगा बाप था, जो पहले उस बच्ची के साथ गुनाह करता रहा और फिर उस गुनाह को छुपाने के लिए शादी की। और जब लड़की ने हिम्मत करके उस अमीरजादे के खिलाफ आवाज उठाई तो उसने अपने ही घर के एक नौकर के साथ उस लड़की को बदनाम कर दिया और बीवी के हाथ धक्के दिलवाकर उस लड़की को घर से निकलवा दिया। मेरे पिताजी तो गुनहगार थे ही, लेकिन उसके साथ मेरी मम्मी भी बराबर ही इस जुर्म में शामिल थी। वो ये हकीकत बहुत पहले ही जान गई थी, मगर उन्होंने अपने पति के गुनाह पर पर्दा डालने के लिए उस बेचारी पर जुल्मों के पहाड़ तोड़ दिए थे। मेरे बयान ने मीडिया को हिलाकर रख दिया था कि सगी बेटी ने खुद अपने बाप के खिलाफ बयान देकर सच्चाई से पर्दा हटा दिया और उस नौकरानी जानवी के साथ हुए जुल्म के खिलाफ गवाही दी, जो अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। उसके बाद पुलिस ने फौरन ही मेरे पिता को गिरफ्तार कर लिया था। मेरी माँ मेरे सामने शर्मिंदगी की वजह से मुझसे आंखें नहीं मिला सकी थी और आज मुझे उस शख्स को बाप कहते हुए भी शर्माती है, जो घर में सबके सामने तो जानवी को बेटियों की तरह बुलाता और प्यार करता था और रात के अंधेरे में भेड़िए के रूप में आ जाता था। मैं अब उस घर में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं सतीश के साथ शादी करके हमेशा के लिए उसके साथ चली गई थी। जानवी के साथ हुए जुल्म ने उस बेचारी की तो जिंदगी खराब ही कर दी थी। वो तो मर चुकी थी, लेकिन मेरे पिताजी जिन्होंने अपनी जिंदगियों को भी तबाह कर लिया था। हाँ तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अंजलि ने अपने बाप के खिलाफ आवाज उठाकर सही किया या नहीं, इसका भी राय कमेंट करके बताएं। हमारी आज की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू। रणवीर पुलिस स्टेशन के अंदर आ रहा था, तभी आरुषि बाहर जा रही थी और उसे टकराते टकराते बची। तब उसके ध्यान से सोचने पर यह याद आई कि शायद यहाँ से ही होते हुए एक लड़की गई थी। शायद वह तो नहीं है ना। वह उसके पीछे फौरन से दौड़ पड़ा और रनावत को कह गया कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा, जब तक से तुम उसका एड्रेस, सारा जन्म कुंडली मुझे निकाल कर तैयार रखना और मैं तुझे तो बाद में देखता हूँ। इतना बोल कर के वह तेज़ी से आरुषि की ओर भागा। साथ में इंस्पेक्टर रनावत भी था। आरुषि अपनी स्कूटी के पास पहुंचकर उस पर बैठने लगी। उनसे करीब 20 कदम की दूरी पर थी। तभी रणवीर की नज़र आरुषि पर पड़ी। आरुषि की धूप में चमकती आंखें देखकर उसका मुंह खुल गया, उसके कदम जम गए और बोला, यह वही है, मुझे यह लड़की चाहिए। रणवीर तेज़ी से आरुषि की तरफ भागा, पर आरुषि इन सब से अनजान अपनी स्कूटी स्टार्ट कर दी। रणवीर तेज़ी से उसकी तरफ भागा, पर इससे पहले कि रणवीर वहां पर पहुंचता, आरुषि बिजली की तेज़ी से स्कूटी भगा ले गई और रणवीर तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और तेज़ी से उसमें बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दिया। तेज़ ड्राइविंग करने लगा था वह। इस वक्त जैसे लग रहा था कि उसमें कितनी एनर्जी आ गई है। थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि बीच चौराहा आ गया। आरुषि किस तरफ गई है उसे पता ही नहीं चला। वह जोर से अपने हैंडल पर हाथ मारकर चिल्लाया, नॉट डन मिस्ट्री गर्ल, इट नॉट डन। जितना मुझे तरसाओगी उतना ही दर्द तुमको सहना पड़ेगा। मेरे अंदर की आग को उतना ही भड़काना जितना कि तुम सह पाओगी, क्योंकि मेरे पास तो तुम्हें आना ही है, आज नहीं तो कल। यह बोलते हुए रणवीर के हाथ की नसें तन गई थी और दांत पीसते हुए वह बस गुस्सा किए जा रहा था। गुस्से में उसकी आंखें पूरी तरह से सुर्ख लाल हो चुकी थी। वह रणवीर ओबेरॉय, इसके आगे पीछे लड़कियों की लाइन लगी होती थी। आज शहर की सबसे हसीन लड़कियां जो रणवीर की सिर्फ एक झलक को तरसती थी, पर रणवीर उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। और आज एक ऐसी लड़की जिसका चेहरा रणवीर ने देखा भी नहीं था, उसको पा लेने का जुनून उसके अंदर सवार था रणवीर पर। व्हाइट पार्क, यह वह जगह थी जहां अक्सर रूहान और आरुषि मिला करते थे। यह एक छोटा सा पार्क एरिया था जहां इक्का दुक्का लोग ही आते थे। अक्सर यह खाली पड़ा रहता था। रूहान बेचैनी से आरुषि का इधर उधर टहल करके उसके आने का इंतजार कर रहा था।
आरुषि दूर से देखती है कि हर तरफ गार्डन था। थोड़ी दूर पर ही कैसा था, वहीं पर एक छोटी सी नदी बह रही थी। वहाँ नदी के किनारे एक बेंच रखी हुई थी। तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थी। रूहान ब्लैक जीन्स, वाइट टी शर्ट और ब्लैक ब्लेजर पहने हुए था। वह बेचैनी से इधर से उधर टहल रहा था और आरुषि का वह भी इंतज़ार कर रहा था कि आरुषि अब आएगी तो अब आएगी। आरुषि ने अपना फेस कवर की थी। वह खोल करके रूहान को आवाज़ लगाई। आरुषि को देखते ही एक जिंदा स्माइल रूहान के चेहरे पर आ गई। आरुषि को देख करके रूहान ने अपनी बाहें फैला दी। आरुषि भागकर रूहान के सीने से जा लगी। रूहान ने कसकर आरुषि को अपनी बाहों में जकड़ लिया था। फिर उसके पूरे चेहरे को अपने होठों से किस करने लगा। जैसे उसके अंदर के सारी बेचैनी उसे पल सिमट आई थी। आरुषि ने रूहान का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर के कही, रिलैक्स रूहान, मैं ठीक हूँ, यही हूँ तुम्हारे पास हूँ, शांत हो जाओ। अब रूहान गहरी सांस लिया तो थोड़ी शिकायत वाली अंदाज में बोला, पिछले 2 घंटे से मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें लेकर के कितना परेशान हो जाता हूँ। तुम कहाँ थी बताओ, मैं कितना परेशान था। मैं तुमसे मिलना चाहता था। कल रात के बाद मैं तुम्हें देखना चाहता था, बात करना चाहता था, और तुम हो कि एक मैसेज नहीं कर सकती। आरुषि ने रूहान का दोनों हाथ पकड़ करके उसे बेंच पर बैठाती है। फिर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर के कही, मुझे यह बताओ इतने परेशान क्यों हो, क्या हुआ है मेरे हीरो को। रूहान ने आरुषि का हाथ अपने हाथ में लेकर के उसके हाथ को किस करते हुए कहा, पता नहीं यार, कल रात को तुम्हें लेकर बहुत डरावने ख्याल आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो। मैं बहुत परेशान हो गया था। मैंने तुम्हें कॉल की, तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लगा, और तुम्हारे घर तो मैं अभी आ नहीं सकता जब तक हम अपने रिश्ते की सच्चाई किसी को बता न दें। रूहान की बात सुनकर के आरुषि के फेस पर मुस्कुराहट आ गई। वह उसके बराबर में आकर के बैठकर बोली, रूहान, तुम यह देख रहे हो ना, नदी की इस लहर को देखो, अपनी ही मौज में बह रही है। जितना साफ़ यह पानी है उतना ही साफ़ और प्यारा हमारा रिश्ता भी है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो तुम्हारे सामने ही तो हूँ ना। पर हाँ, आई एम सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। यह बोलते हुए आरुषि ने अपने कान पकड़ ली। रूहान मुंह फेर करके रूड आवाज़ में बोला, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है क्योंकि तुम थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो। आरुषि उसके चेहरे के सामने आकर के खड़ी हो गई और उसके सामने कान पकड़कर बोली, सॉरी ना, अभी तो कान भी पकड़ लिया, अभी क्या उठक बैठक भी लगाऊं क्या। वह इतना प्यार और भोलेपन से फेस बनाकर बोली तो रूहान ने आरुषि का हाथ पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया। आरुषि रूहान के बिल्कुल नज़दीक उसके बाहों में जाकर गिरी, इतना कि दोनों के होठ एक दूसरे से सिर्फ 1 इंच के फासले पर थे। आरुषि का रूहान के इतना नज़दीक होना रूहान के सांसें काफ़ी उथल पुथल कर गया। रूहान ने आरुषि की कमर पर हाथ रखकर आरुषि को अपने और नज़दीक करके बहुत ही आशिकाना अंदाज और आवाज़ में बोला, और तुमसे दूर रहना और मुश्किल हो रहा है मेरी जान। आरुषि अब खुद को रोका नहीं जाता है। यह बोलते हुए रूहान आरुषि के होठों के और नज़दीक अपने होठ ले जाने लगा तो आरुषि ने रूहान को धक्का दी और हंसते हुए कुछ दूर जाकर के खड़ी हो गई। फिर हंसते हुए बोली, मिस्टर रूहान, अगर मेरे नज़दीक आना है तो अपना बनाना पड़ेगा, वरना सोच लो लड़की हाथ से भी निकल सकती है। आरुषि तो मजाक में बोली। यह बात रूहान के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा दिया था। उसके तो होश ही उड़ गए थे। वह तो सोच भी नहीं सकता था आरुषि से दूर होना। यह आरुषि ने क्या बोल दी। वह तेज़ी से उसके पास गया, उसे अपनी बाहों में खींचकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कोल्ड वॉइस में बोला, आज तो बोल दी यह बात आरुषि, आज के बाद अगर बोली तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं मजाक में भी तुम्हें किसी और का होने का नहीं सोच सकता हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। रूहान को इतना सीरियस देख करके आरुषि ने कहा, पर मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, तुम तो।
तभी रूहान बोला, आज कह दी, आज के बाद मत कहना। आरुषि ने रूहान के गले में अपनी बाहें डाल दी और प्यार भरी आवाज़ में बोली, अच्छा बाबा, नहीं कहूँगी, सॉरी ना, अब मुझे माफ़ी दे दो ना। रूहान ने स्माइल करते हुए आरुषि के माथे को किस कर लिया। अचानक ही रूहान बहुत सीरियस हो गया और बोला, मुझे तुम्हें कुछ बताना है आरुषि। आरुषि ने रूहान के कंधे पर सर रख ली और बोली, हाँ बताओ ना, मैं सुन रही हूँ। रूहान ने नदी की लहरों को देखते हुए कहा, मैंने सोच लिया है आरुषि, अब मुझे क्या करना है, पर उससे पहले कि मुझे तुम्हें अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक ऐसा सच बताना है जिसे सुनकर के तुम हैरान रह जाओगी। हो सकता है कि तुम मुझसे नाराज़ भी हो जाओ, पर तुम्हारा यह सच जानना बहुत ज़रूरी है। आरुषि ने हैरान होकर के बोली, सच? कैसा सच? बताओ, साफ साफ बोलो। रूहान आरुषि की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मेरा नाम रूहान तो है ही, मगर मैं रूहान ओबेरॉय हूँ। आरुषि यह बात सुनकर के वह अपनी हैरान नज़रों से बोली, क्या? रूहान के मुंह से यह नाम सुनकर आरुषि के पाँव तले से ज़मीन निकल गई थी। उसने रूहान के हाथ को झटकते हुए बोली, रूहान ओबेरॉय? पर तुमने तो हमेशा से मुझे अपना नाम सिर्फ रूहान बताया और पूरा नाम पूछा तो रूहान सक्सेना बताया, फिर तुम रूहान ओबेरॉय कैसे हो गए? आरुषि का बढ़ता हुआ गुस्सा देख करके रूहान थोड़ा परेशान हो गया और उसने आरुषि के हाथ अपने हाथों में लेकर के बोला, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो ना, मेरा झूठ बोलने का इरादा गलत नहीं था, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। आरुषि ने रूहान के हाथ फिर से झटका और बेंच पर आकर बैठ गई और कहने लगी, इतने दिनों से तुम झूठ बोलती आ रहे थे, मुझे अभी क्या ज़रूरत है सच बोलने की, अभी भी मत बोलो ना। रूहान आरुषि के पास आकर ज़मीन पर अपने दोनों घुटने टिका करके बैठ गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर मैं सच बताता तो शायद आज हम साथ न होते, एक बार मेरी बात तो सुन लो। आरुषि ने शिकायत नज़रों से रूहान को देखते हुए कहा, बोलो, अब क्या बाकी रह गया है कहने को? जो बोलना है बको और यहाँ से निकलो, या फिर मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है, शुभ भी इंतज़ार कर रहा होगा। रूहान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रूहान ओबेरॉय यानी कि इस स्टेट के सबसे बड़े बिजनेसमैन रणवीर ओबेरॉय का छोटा भाई हूँ मैं, पर मैं क्या करूँ, मैं भी अपनी किस्मत से परेशान हूँ, मैं रणवीर ओबेरॉय का सौतेला भाई हूँ। रूहान की बोलती हुई बात एक बार फिर से आरुषि के होश उड़ा गए। वह हैरानी से बोली, रणवीर ओबेरॉय RA ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के ओनर। यह बोलते हुए हैरानी से आरुषि की आंखें बड़ी हो गई थी। वह उठ कर के खड़ी हुई। रूहान खड़ा होकर बोला, हाँ यह सच है, मैं 1 साल पहले जब फ्रांस से पढ़कर लौटा था तब मुझे तुम मिल गई, पर मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे बीच, मतलब कि मेरे भाई का नाम जानकर मुझसे तुम प्यार करो। मैं चाहता था कि जो मुझसे प्यार करे वह सिर्फ मुझे ही करे। रूहान की बात सुनकर के आरुषि की आंखें गुस्से और दुख जलन से नम हो गई। उसका गला भर गया था। वह चिल्ला करके रोना चाहती थी। भरी हुई गले में आवाज़ लिए हुए बोली, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी रूहान, सॉरी। रूहान भारी आंखों से उसे देखे। ऐसे देख कर के रूहान बेचैन हो उठा। रूहान भरी आवाज़ में बोला, आरुषि मैंने गलती की है, मुझे सच नहीं छुपाना चाहिए था, पर जब मुझे अपनी गलती महसूस हुई और मैं तुम्हें बताने की कोशिश की तब तुमने मुझे बताया कि तुम्हें अमीर लोगों से और छोटे लोगों से सख्त नफरत है, इसीलिए मैं सच नहीं बता पाया। आरुषि ने गुस्से से भरी नज़र उठा कर के रूहान को देखी और बोली शिकायत भरी आवाज़ में, तुम जानते थे रूहान की मुझे झूठ से सख्त नफरत है, उसके बाद भी तुमने मुझसे झूठ बोला। अरे हाँ मिस्टर रूहान ओबेरॉय, इसीलिए जब भी मैं शादी की बात करने को बोलती तभी तुम्हें कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देते, क्योंकि मैं ठहरी एक मामूली अकाउंटर की बेटी। उस वक्त आरुषि बहुत ही गुस्से में थी। आंसू उसकी आंखों से बह निकले थे, जिन्हें देख कर के रूहान तड़प उठा था। उसका दिल ही जानता था कि आरुषि को ऐसे इस वक्त देख कर के वह क्या फील कर रहा है। उसे यह सब देख कर के रूहान अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दर्द से गुजर रहा था। रूहान ने आरुषि को अपनी बाहों में जकड़ लिया और भींगी हुई आवाज़ में बोला, मेरी बात तो सुनो आरुषि, मैं तुम्हें यूँ रोते हुए नहीं देख सकता हूँ मेरी जान।
आरुषि को खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे मिस्टर रूहान ओबेरॉय, मुझे टच भी मत करो। रूहान ने उसे खुद में समाते हुए कहा, जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए रूहान ने आरुषि को और टाइट पकड़ लिया और बोला, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और इसीलिए बुलाया। मैं तुम्हें आज अपने भाई से तुम्हारी और मेरी शादी की बात करने वाला हूँ। हाँ, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, थोड़ा डरता भी हूँ, पर मैंने उनसे आज तक जो भी मांगा है वह उन्होंने मुझे दिया है। वह मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि उनकी माँ की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी। तब मेरे डैड ने मेरी माँ से शादी की है जिससे कि मैं पैदा हुआ, और जब मैं पैदा हुआ तो मेरे बड़े भाई ने मुझसे बहुत नफ़रत करते थे। मुझसे तो करते ही थे बल्कि मेरे माँ से भी नफ़रत करते थे। वह नहीं चाहते थे कि उनकी माँ की जगह कोई और औरत ले, पर उनकी भी कहाँ चलती थी। पहले तो डैड ही सब कुछ करते थे। वह बचपन से ही जिद्दी और अकड़ू थे, क्योंकि उनकी माँ बचपन में ही चल बसी थी, जिस वजह से वह इस तरह से बन गए। और जब मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो वह मुझे और भी ज़्यादा नफ़रत करने लगे और कहने लगे, अपने डैड को भी नफ़रत भरी नज़रों से देखते थे और कहते थे कि तुमने ही मेरे बीच मेरा सौतेला भाई ला करके अच्छा नहीं किया। यह बहुत गलत किया मिस्टर ओबेरॉय। यहाँ तक कि वह अपने डैड को भी बुरा भला कहते थे। वह भी उनको बिल्कुल नहीं मानते थे, यहाँ तक कि मुझे तो जान से भी मारने की कोशिश किए थे। पर मैं जब 5 साल का था तभी मेरे मॉम डैड कहीं गए हुए थे, और वह जब आ रहे थे तो उनका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया और वह दोनों भगवान को प्यारे हो गए। तब से भाई ने ही मुझे पाला है। अब यह नफ़रत से है या फिर सच में प्यार से है यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनको देख करके ऐसा ज़रूर लगता है कि वह नफ़रत से तो मुझे बिल्कुल नहीं मानते हैं। शायद मैं उनसे डरता बहुत हूँ। मैंने आज तक जो कुछ भी उनसे मांगा है उन्होंने मेरा हर डिमांड पूरा किया है। माँ बाप ना होना वह भी जानते हैं अच्छे से, इस वजह से वह मेरा ख्याल रखते हैं। इसीलिए मुझे अपनी शादी की बात डायरेक्टली करने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा था, पर अब तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, मैं कल ही तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। गेट रेडी स्वीट हार्ट। आरुषि ने अपने आप को उससे छुड़ाते हुए बोली, देखते हैं। यह बोल करके वह वहाँ से जाने लगी। रूहान ने भाग करके उसे पीछे से हक कर लिया और उसके कान में धीरे से बोला, अगर ऐसा रूठ कर जाओगी तो मेरी जान ही निकल जाएगी। तुम तो जानती हो ना कि तुम नाराज़ हो जाती हो तो एक पल मुझे चैन नहीं मिलता है। यह बोलते हुए रूहान एक हाथ आरुषि के पेट पर रख देता है और अपना सर आरुषि की गर्दन पर था। आरुषि को भी अपने जज्बात काबू करना मुश्किल हो रहा था। उसने रूहान से खुद को छुड़ाया और वहाँ से बिना कुछ बोले निकल गई। रूहान ने एक स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है स्वीट हार्ट, पर मैं जानता हूँ कि यह गुस्सा कुछ ही देर है। ज़्यादा देर तुम मुझसे गुस्सा नहीं रह पाओगी। और रही बात शादी की, तो अब रूहान ओबेरॉय ने ठान ली है कि तुम्हें मैं अब अपना बना कर ही रहूँगा और मैं बना कर ही दम लूँगा। यह कहते हुए एक अलग ही सुकून और खुशी उसके चेहरे पर दिख रहा था, पर साथ में एक डर भी था। पता नहीं रणवीर मानेगा या नहीं। रात के वक्त में रणवीर ओबेरॉय पैलेस में एंटर हुआ, जहां बाहर की पूरी एक वॉल पर गोल्डन वर्ड में ओबेरॉय पैलेस लिखा हुआ था। वह एक आलीशान बंगला था। बंगला क्या, हूबहू स्वर्ग था। एक बड़ा सा गेट लगा हुआ था, जहां पर कई सारे सिक्योरिटी गार्ड लाइन लगाए खड़े थे। जैसे ही रणवीर की गाड़ी आई तो 2 बॉडीगार्ड्स ने गेट खोला। रणवीर की गाड़ी अंदर एंटर हुई, सीधे रास्ते से होकर पार्किंग एरिया में गई, जहां पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। रणवीर गाड़ी से उतरा, गार्डन एरिया से होते हुए हॉल में एंटर हुआ। तभी एक 36 साल की एक लेडी साड़ी पहने हुए, जिसने बालों का बन बनाया हुआ था, यह थी सीमा, रणवीर की पसंदीदा नौकरानी, जो कि रणवीर को बचपन से आज तक केयर करती आई थी, बल्कि यह माँ की जैसे परवरिश की थी।
रणवीर की मां न होने के कारण मिस्टर ओबेरॉय ने रणवीर की देखभाल के लिए सीमा को ही रखा था और सीमा आज से नहीं बल्कि रणवीर के बचपन से लेकर इस घर में रह रही थी। इसीलिए रणवीर को वह अच्छे से समझती थी और रणवीर भी उन्हें बहुत ही इज्जत दिया करता था। एक वही थी जो रणवीर अच्छे से बात करता था। रणवीर की पसंद नापसंद का बहुत अच्छे से वह ख्याल रखती थी। वह एक बड़ा सा हॉल था जिसकी वाइट और ग्रे कलर से बेहद ही खूबसूरती से सजाया हुआ था और पेंट किया गया था। दीवारों रणवीर को देखते ही वह उनके पास पानी का ग्लास लेकर आई और कहने लगी, यह लीजिए रणवीर। और वह वहीं खड़ी हो गई। सीमा को देखकर रणवीर कहने लगा, अम्मा मुझे आज पानी नहीं चाहिए। और वह गुस्से में बोला। सीमा समझ गई कि आज रणवीर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है। फिर वह कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें ही बता रहा था कि वह बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उसकी आंखें उबल रही थी। वह भारी आवाज़ में बोला, मैं जिम एरिया में जा रहा हूँ, मेरे लिए जूस भिजवा दीजिए। यह सुनकर के सीमा थोड़े धीमी आवाज़ में बोली, ओके, बस आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं लेकर आती हूँ। रणवीर सीधे जिम एरिया में गया जो रणवीर ने अपने ही घर के टेरेस के ऊपर बगल में बनाया हुआ था। उसने अपनी शर्ट उतारी और दूर फेंक दी। अभी वह बिना शर्ट के था। वह गुस्से में तेज़ी से पुशअप कर रहा था। उसकी आंखों के सामने रह रहकर वह पल आ रहा था जब आरुषि उसकी आंखों के सामने आकर भी उसकी आंखों से दूर हो गई थी। रणवीर एक्सरसाइज करते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी पूरी बॉडी पसीने से तरबतर थी। उसकी आंखें गुस्से से उबल रही थी। वह गुस्से से पुशअप करते हुए खुद से बड़बड़ाया, जितना मेरी बेकरारी को बढ़ाओगी डार्लिंग, उतना ज़्यादा तुम्हें तड़पना होगा। वह दिन दूर नहीं है मिस्ट्री गर्ल, जब तुम मेरे बिस्तर पर होगी तब तुम्हें रणवीर ओबेरॉय के कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। देखता हूँ कि कौन बचाता है तुम्हें मुझसे। यह कहते हुए उसकी आंखें बता रही थी कि वह कितना गुस्से में है और वह गुस्से में ही एक्सरसाइज की स्पीड बढ़ाई जा रहा था। तो वहीं रूहान अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। वह तो बस रणवीर ओबेरॉय के आने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि रणवीर से वह आज अपनी शादी की बात करने वाला था। उसने ठान लिया था कि वह आज रणवीर से बात कर ही लेगा फाइनली। पर उसे डर भी लग रहा था। उसके सिल्की हेयर माथे पर बिखरे हुए थे। डार्क ग्रीन कलर के शर्ट पहने हुए रूहान बहुत ही हैंडसम लग रहा था। तभी उसे कोई आहट सुनाई दी और वह बाहर निकल कर आया। तभी उसकी नज़र सीमा पर पड़ी। उसने पीछे से सीमा जी को आवाज़ लगाकर कहा, सीमा अम्मा। सीमा जी ने मुड़कर के रूहान से बोली, जी कहिए रूहान बाबा। रूहान ने कहा, आप यह बताओ भाई किधर हैं, वह आ गए हैं क्या? रणवीर के नाम पर दूसरे नौकर की तो सांस फूलने लगती थी, पर सीमा बहुत ही रिलैक्स रहा करती थी और वह बोली, हाँ वह तो बहुत पहले आए हुए थे, पर गुस्से में लग रहे थे काफ़ी। जिम एरिया में चले गए, मैं जूस उनके लिए लेकर जा रही हूँ। यह सुनकर के रूहान मुस्कुराते हुए बोला, अरे सीमा अम्मा आप शांत हो जाइए, आप लाइए मुझे जूस दीजिए, मैं लेकर जा रहा हूँ भाई के लिए। यह बोलते हुए रूहान ने सीमा जी से जूस लिया और जिम की तरफ चल पड़ा। वहाँ एंटर हुआ तो देखा कि रणवीर को इतना गुस्से में बस बड़बड़ाने लगा। भाई तो सॉलिड गुस्से में लग रहे हैं। ऐसा तब होता है जब भाई के साथ कुछ गलत होता है या उन्हें कुछ पसंद नहीं आता है। वह अपना गुस्सा ऐसे ही निकालते हैं। क्या ऐसे में उनसे बात करना सही होगा या फिर नहीं? रूहान डरते हुए रणवीर की तरफ बढ़ने लगा, जिसने धीमी सी आवाज़ में बोला, भाई। रूहान की आवाज़ पर रणवीर अपनी सोच से बाहर आया और उठ खड़ा हुआ। रूहान को देखकर बोला, रूहान तू यहाँ क्यों आया है? जूस घर के सारे नौकर क्या मर गए हैं? रूहान मुस्कुराते हुए बोला, नहीं भाई, मैं तो सीमा अम्मा के हाथों से ही जूस लेकर आया हूँ। क्यों मैं लेकर नहीं आ सकता हूँ? रूहान के बात सुनकर के रणवीर का चेहरा जोर गुस्से से भरा हुआ था। अचानक से उस पर स्माइल आ गई।
रणवीर ने पानी की बोतल उठाकर उसे अपने चेहरे पर डाल दिया, फिर पास रखे तौलियों से अपना पसीना साफ करते हुए बोला, सही बोला मेरे भाई, तू मेरे लिए बहुत मायने रखता है। भले तू मेरा अपना भाई नहीं है, पर मैं तुम्हें अब जान से भी ज़्यादा मानता हूँ, यह तो तू जानता ही है। रूहान रणवीर के पास आकर बोला, यस भाई, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप मेरे लिए क्या हो और मैं आपके लिए क्या हूँ। भाई फिर से इस गुस्से में देखा मैंने आपको 5 साल पहले जो हुआ था, क्या उसी की वजह से आप फिर से खुद को टॉर्चर कर रहे हैं। रूहान की बात सुनकर के रणवीर का मुस्कुराता चेहरा एकदम से फिर से उदासी में बदल गया। आंखें गुस्से से भर आई थी, गुस्से से मुठियाँ कस गई थी, पर उसने देखा सामने रूहान है। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और अपनी गहरी सांस लेकर रूहान के कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुझे कितनी बार बोला है रूहान, 5 साल पहले जो भी हुआ है उसकी बात मत किया करो। पुराने जो काम दबे हैं रहने दो, अच्छा होगा। रूहान ने कहा, पर भाई 5 साल पहले जो हुआ, हर दिन आपको खुद को उसकी सज़ा देते हो तो मैं यह कैसे बर्दाश्त करूं। प्यार करता हूं मैं आपसे, आपके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है मेरी फैमिली में, तो बताइए मैं क्या करूं। मैं आपके बिना जीना तो क्या, रहना भी नहीं सोच सकता हूं। आप अच्छे से जानते हो कि आप मेरे लिए कितना मायने रखते हैं। यह बोलते हुए रूहान की आंखें हल्की नम हो गई। रणवीर ने रूहान को अपने गले से लगा लिया, फिर उसने गहरी सांस ली और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे लिए भी तू सब कुछ हो रूहान। तो सिर्फ मेरा छोटा भाई नहीं है, बल्कि तुझ में तो मेरी जान बसती है, इसीलिए तो हमेशा हैप्पी रहा कर। फिर दोनों मुस्कुरा दिए। तो रणवीर बोला, 1 साल हो गए हैं तुझे फ्रांस से लौटे हुए, बस बहुत हो गई मस्ती, अब ऑफिस ज्वाइन कर ले, बिजनेस में हाथ बढ़ाओ। तुम जानते हो रूहान भी हमारी कंपनी इंडिया में दूसरे नंबर पर है और इसे हमको नंबर 1 बनाना है। रूहान ने कुछ सोचा और रणवीर के सामने आकर बैठ गया और बोला, कंपनी नंबर 1 बना लेंगे भाई, पर मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रणवीर ने जूस का सिप लेते हुए कहा, हाँ बोलो ना, सुन रहा हूँ। रूहान ने अपनी पूरी हिम्मत जुटा कर के मन में कहा, आज दिखा दे हिम्मत रूहान ओबेरॉय और बोल दे भाई को दिल की बात। रूहान ने गहरी सांस ली और बोला, भाई वह मुझे यह कहना था कि मुझे इससे पहले कि रूहान अपनी बात पूरी कर पाता, तभी रणवीर के फ़ोन की रिंग बजी। रणवीर ने फ़ोन देखा, इंस्पेक्टर रनावत की कॉल थी। उसे देख कर के रणवीर ने कहा, आई एम सॉरी रूहान, मेरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, यह इन्वेस्टर की कॉल है, मैं इसे मिस नहीं कर सकता हूँ, मैं बाद में तेरी बात सुनता हूँ। यह बोल कर के रणवीर वहाँ से जाने लगा तो रूहान पीछे से बोला, पर भाई मेरी बात तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर और क्यों? रणवीर रुकने वाला था, वह फ़ौरन से अपने कमरे की तरफ चला गया तो वही रूहान का चेहरा उदासी से भर गया। वह खुद से बोला, हमेशा की तरह आज भी मैं भाई को नहीं बोल पाया, क्या बोलूँगा अब आरुषि को। ओ गॉड, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे भाई से बात करनी होगी। काश कि मेरे मॉम डैड होते तो इतना मुझे मुश्किल नहीं होता ये अपना प्यार मिलना। भाई से डर लगता है मुझे, क्या करूं, कैसे करूं? क्या मैं भाई को बिना बताए ही शादी कर लूं और भाई को बाद में बताऊंगा? शायद ये सही रहेगा। हाँ, मुझे ऐसे ही करना चाहिए। अब बस ये बात मुझे मेरी आरुषि को बतानी होगी, बट अभी वह भी बहुत गुस्से में है मेरी जाना। उधर वही रात का समय हो रहा था। हॉल में डाइनिंग टेबल पर बृजमोहन जी बैठे हुए थे। आरुषि अभी तक रूहान के सच को लेकर गुमसुम थी। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। उसे ऐसे खोया हुआ देख करके बृजमोहन जी कहने लगे, क्या हुआ है बेटा, क्या चम्मच चलाए जा रही हो? प्लेट में खाना डालो भाई, प्लेट में बहुत भूख लगी है। और शुभ को भी दो, कब से वह खाली प्लेट लेकर बैठा है। देखो तो कहाँ ध्यान है तुम्हारा, क्या सोचे जा रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? बृजमोहन जी की बात पर आरुषि अपने ख्यालों से बाहर आई और हड़बड़ाते हुए बोली, जी डैड। यह बोलते हुए आरुषि उनकी प्लेट में खाना डालने लगी और फिर शुभ के लिए प्लेट में खाना दी
और धीमी आवाज़ में बोली, डैड आज आपका पहला दिन था ना, उसमें कैसा रहा दिन आपका? बृजमोहन जी बोले, रणवीर ओबेरॉय की कंपनी का वह ऑनर है जो आज सारा दिन ऑफिस में ही नहीं था, तो मेरा काम शुरू ही नहीं हुआ, कल होगा। आरुषि ने अपने लिए भी प्लेट में खाना डाली और बैठ गई। फिर खाते हुए बोली, तो अच्छा वैसे रणवीर ओबेरॉय कैसा आदमी है? प्यार से बात करता है या फिर बाकी अमीरों की तरह अपनी ईगो और अकड़ में रहता है, डैड बताइए। आरुषि की बात सुन कर के बृजमोहन जी के हाथ से चम्मच छूटकर नीचे गिर गया। उन्हें रणवीर का ऐसे बात पूछना उनके उस दिन याद आ गया जो उसने जगदीश पांडे के साथ किया था। याद आते ही उन्हें ज़ोर से धक्का लगा। आरुषि ने उन्हें जल्दी से पानी दिया और कही, क्या हुआ आपको डैड, आप ठीक तो है ना? बृजमोहन जी ने गहरी सांस ली और फिर बोले, कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा धक्का लग गया है, मेरा खाना हो गया, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। यह इतना बोल करके बृजमोहन जी अपने कमरे की तरफ चले गए। आरुषि हैरानी से बोली, रणवीर ओबेरॉय की बात को इतना क्या है जो कि डैड बताए ही नहीं? और अगर रूहान मुझसे इतना प्यार करता है तो क्यों इतने टाइम से अपने भाई को हमारे रिश्ते का सच क्यों नहीं बताया है? आखिर है कौन यह इंसान और कैसा इंसान है जो कि लोग इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं? यह सोचते हुए आरुषि का दिमाग उलझ गया था। तभी शुभ बोला, दीदी मेरा खाना हो गया, मुझे नींद आ रही है, चलो ना कमरे में सोने चलते हैं। आरुषि अपने सोचों की दुनिया से बाहर निकली और बोली, हाँ चलो, कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। इतना कहकर वह शुभ को लेकर रूम में गई। दोनों एक ही रूम में सोते थे। उनका कमरा ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और छोटा भी नहीं था। ऐसा था कि दो बेड आराम से लग गए थे। एक बेड पर शुभ सोता था और वहीं दूसरे बेड पर आरुषि। दोनों अपने अपने बेड पर लेट गए और दोनों थके थे। शुभ दिन भर खेल कूद करके थक गया था, तो वहीं आरुषि भी सुबह से उधर पुलिस स्टेशन गई, फिर रूहान से मिली। फिर रूहान की ऐसी बातें सुनकर, जो उस सच्चाई को जानकर उसके तो अभी भी होश उड़े हुए थे। यही सब सोचते हुए आरुषि सो गई। वही इधर रणवीर सीधा अपने रूम में आ गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और इंस्पेक्टर रनावत की कॉल रिसीव करते हुए दांत पीसते हुए बोला, बक इंस्पेक्टर रनावत, और अगर मैंने यह सुना कि उस लड़की की खबर नहीं मिली तो तू नहीं बचेगा। इंस्पेक्टर ने घबराकर फ़ोन थोड़ा पीछे कर लिया, फिर फ़ोन कान से लगाकर बोला, नहीं सर, गुड न्यूज़ है, आप जिसको ढूंढ रहे हैं वह मिल गई है। उसका नाम आरुषि आर्या है और आपके ऑफिस में एम्प्लॉय है ना बृजमोहन आर्या, वह उनकी बेटी है। इंस्पेक्टर रनावत की बात सुनकर रणवीर की गहरी ब्राउन आंखें सिकुड़ गई। लिप्स जो अभी तक सीरियस थे वह मुस्कुरा उठे और अपने चेयर से सर को टिका करके आंखें बंद कर लिया और सोचने लगा, आरुषि सच में बहुत ही प्यारा नाम है, पर मैं उन आँखों को भूल नहीं सकता। और वह अपनी आंखें बंद किए हुए ही आरुषि का सपना देखने लगा। आरुषि उसके करीब आई है और उसके गोद में आकर बैठ गई है। आरुषि के ब्लू आँखों में वह समा सा गया। उसकी आँखों को देख करके पूरी तरह से डूब गया था। अभी तक वह आँखों के सिवाय आरुषि को देखा तक नहीं था। जैसे आरुषि ने अपनी आंखें उस दिन बंद की हुई थी, वह फिर से अपनी आंखें आज भी बंद कर ली। अब रणवीर को बहुत गुस्सा आया और इस पर वह फ़ौरन से आरुषि को अपनी बाहों में जकड़ने की कोशिश करना चाहा, पर आरुषि तो वहाँ थी ही नहीं। वह चेयर से नीचे गिरने को हो गया। वह झटके से अपनी आंखें खोला तो देखा कि वह तो कमरे में है और वह ना ही आरुषि है और ना ही कोई और लड़की। वह अपना सर झटक दिया और हाथों की मुठ्ठियाँ कस लिया और कहने लगा, मिस्ट्री गर्ल, बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हो तुमको, देख लेना तुम मुझसे कैसे बच पाती हो। तुमने मुझे बहुत तड़पाया है। आज तक मैं इस तरह से किसी के सपने नहीं देखा था, पर तुम्हारा देख रहा हूँ। हो कौन तुम? बस ये आज रात की दूरी, फिर मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, आरुषि आर्या। तो क्या यह सब जान करके
रणवीर अब आरुषि को नहीं छोड़ेगा, वह अपने पास रखेगा या उसके साथ क्या करेगा? क्या रूहान रणवीर ओबेरॉय को अपने प्यार के बारे में बता पाएगा? यह जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।